हेलो। तो मेरे प्यारे सभी छात्र छात्राओं, आपका ABM हाई स्कूल बामुर कला में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं राजेंद्र लोधी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो कक्षा 10वीं की परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। तो उन परीक्षाओं को पास करने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनकी वन शॉट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की आपको तैयारी कराई जाएगी। तो इसी क्रम में हम आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा पुष्प, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं और 2-3 अंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो ये पाठ का नाम है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, टॉपिक का नाम है पुष्प और कक्षा 10वीं का टॉपिक है। तो जितना आपका NCERT में दिया है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो NCERT के बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो आना है एग्जाम में वो NCERT से ही आना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पुष्प की बात करें तो NCERT ने पुष्प को कहा है कि पुष्प आवृत बीजियों में पाया जाता है। आवृत बीजियों, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम आवृत बीजी। आवृत बीजियों में पाया जाता है। आवृत बीजियों में पाया जाता है। तो आवृत बीजी को हम अंग्रेजी में एंजियोस्पर्मी कहते हैं। तो जो पुष्प है वो आवृत बीजी या एंजियोस्पर्मियों में पाया जाता है। ये NCERT की पहली लाइन है। अगर बात करें पुष्प की, तो पुष्प का हम पहले चित्र बनाते हैं बढ़िया तरीके से। ये आपका पुष्प है। देखिए थोड़ा मेरी ड्राइंग खराब है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको चित्र को बनाने की। तो देखिए यहाँ पर ही बताया गया है कि हमारा पुष्प है। अब देखते हैं पुष्प के कौन कौन से भाग हैं। तो अगर बात की जाए तो हमारे पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से भाग होते हैं। जो सबसे बाहर वाला भाग है, इसको कहते हैं हम बाह्यदल। जो सबसे बाहर वाला भाग है इसको कहते हैं हम बाह्यदल। जो बाह्यदल के बाद जो बाह्यदल के अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं हम दल। तो पुष्प के 4 भाग है। पहला भाग है आपका बाह्यदल, दूसरा है दल, और इसका जो तीसरा भाग है, जिसका तीसरा भाग है ये है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। जो इसका तीसरा भाग है वो है आपका पुंकेसर। तीसरा भाग है आपका पुंकेसर। और इसका जो चौथा भाग है, ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम स्त्री केसर। जिसका जो चौथा वाला भाग इसको कहते हैं हम स्त्री केसर।
इसका जो चौथा वाला भाग है वो है स्त्री केसर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुष्प के 4 भाग है। पहला है आपका बाह्यदल, दूसरा है दल, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है स्त्री केसर। तो देखिए या तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्यदल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर और चौथा है आपका स्त्री केसर। इसके 4 भाग है किसके? पुष्प के। अगर अब हम बात करें आगे तो पुंकेसर के 2 भाग हैं। पुंकेसर के 2 भाग हैं। पहला है आपका परागकण और दूसरा है तंतु। पहला है आपका परागकण और दूसरा है तंतु। ये पुंकेसर के 2 भाग हैं। जैसे यहाँ पे जी हमारा पुंकेसर है तो पुंकेसर में छोटे छोटे होंगे परागकण और छोटे छोटे होंगे तंतु। ये हमारा तंतु और ये परागकण। तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, सीधा परीक्षा में पूछ सकते हैं। एक तो परागकण और दूसरा है तंतु। तो ये पुंकेसर के भाग। पुंकेसर के भाग है। अगला है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो देखिए स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। नंबर पहला वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा अंडाशय। तो देखिए स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो पुष्प के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस तरीके से पुष्प किसके? स्त्री केसर के भी 3 भाग हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला है पुष्प के कितने भाग हैं? पुष्प के 4 भाग हैं। पहला बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। अब पुंकेसर के कितने भाग हैं? पुंकेसर के 2 भाग, परागकण और तंतु। अब स्त्री केसर के कितने भाग हैं? स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। सॉरी। तो देखिए यहाँ पर जो ए अंडाशय वाला भाग है, ए वाला भाग जो आपका यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है, ये आपका वर्तिका है और जो सबसे ऊपर भाग है वो आपका वर्तिकाग्र है। स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो आपका वर्तिकाग्र है। तो देखिए अगली स्लाइड पर चलते हैं इसी क्रम में। तो इसी क्रम में हम बात करें तो पुष्प 4 भाग पढ़ लिए। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब यहां से या तो सीधा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन या उसके बाद कुछ परिभाषाएं वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि पुष्प के नर जनन अंग, पुष्प का नर जनन अंग। तो पुष्प का जो नर जनन अंग है वो सीधा परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है पुंकेसर। पुंकेसर पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पुष्प का मादा जनन अंग। तो पुष्प का जो मादा जनन अंग है वो है स्त्री केसर। स्त्री केसर दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पुष्प के सहायक अंग, पुष्प के सहायक अंग। तो पुष्प के जो सहायक अंग है वो है आपके बाह्यदल, कौमा दल। देखिए तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां से जो ऑब्जेक्ट टाइप में पूछे जा सकते हैं। पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। पुंकेसर को कितने भागों में बांटा है? तो पुंकेसर को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो था आपका क्या?
परागकण, परागकण। दूसरा था आपका तंतु। स्त्री केसर को कितने भागों में बांटा है? तो स्त्री केसर को 3 भागों में। पहला वर्तिकाग्र, देखिए पहले मैं लिखा चुका हूं। दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। ये 3 भाग किसके थे? स्त्री केसर के, जो मैं पहले आपको बता चुका। तो यहाँ पर जे हमने इसके बारे में बेसिक समझ लिया है कि कौन से सहायक अंग है, कौन से जनन अंग है, कौन सा नर जनन अंग है, कौन सा मादा जनन अंग है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए अगली स्लाइड की हम बात करें तो ये याद रखना है आपको, पुष्प में पुष्प में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है। पुष्प में लैंगिक जनन होता है, काफी पॉइंट है। तो पुष्प में हमारा लैंगिक जनन होता है। अब आगे अगर इसी क्रम में बात करें तो काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा भी गया है। एक लिंगी पुष्प, तो एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं या एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। तो एक लिंगी पुष्प मतलब ऐसे अगर हम देखें तरीके से तो एक लिंगी मतलब एक लिंग होगा। एक लिंग कौन सा? तो देखिए पुष्प के जनन अंग कौन कौन से हैं? पुष्प के जनन अंग हैं पुंकेसर तथा स्त्री केसर। तो पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों में से कोई एक जननांग उपस्थित हो। तो इसकी परिभाषा, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प कहते हैं। देखिए काफी आसान है। हमारे पुष्प के जो पुष्प है, पुष्प के जननांग कितने हैं? तो पहला पुंकेसर, दूसरा स्त्री केसर। तो एक लिंगी मतलब एक हो, या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर। अगर दोनों में से कोई एक उपस्थित है, ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों में से कोई एक जननांग उपस्थित हो, ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। कोई एक उपस्थित हो ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो इसके उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट ही पूछ लेगा। उदाहरण है आपका पपीता, तरबूज, पपाया, वाटरमेलन। तरबूज यहाँ पर पपीता और तरबूज काय के उदाहरण है? एक लिंगी पुष्प के। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डायरेक्ट ही पूछ ली जाएंगे। तो एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो उसमें पपीता और
तरबूज आपका आ जाएगा। आगे बात करें, उसके बाद है हमारा द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प, या फिर इसी को एक नाम और कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके जो 10th की जो साइंस है, इसका प्रत्येक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आज से जो क्लास स्टार्ट हो रही है इसमें पूरा कवर करा के आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपके पूरे क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। एक एक टॉपिक को पूरी एनसीईआरटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर बात करें द्विलिंगी पुष्प, तो देखिए इसकी परिभाषा बहुत ही आसान है। ऐसा पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों जननांग उपस्थित हो। पुंकेसर तथा स्त्री केसर यदि दोनों जननांग उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं? ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो इसके उदाहरण याद रखना है आपको। उदाहरण है इसके वेरी इंपॉर्टेंट, सरसों, मस्टर्ड और गुड़हल। देखिए सॉरी, सरसों, दूसरा है गुड़हल। सरसों और गुड़हल इसके उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी परिभाषा सीधी आपको याद रखना है और इनके उदाहरण भी आपको याद रखना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका परागण। परागण किसे कहते हैं, ऐसा कई बार, या परागण को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है। जैसे कि अगर मैं पहली स्लाइड में आपको लेकर आऊं तो देखिए परागण की परिभाषा यहां से समझते हैं। देखिए परागण की सीधी सीधी परिभाषा है, बिल्कुल आसान भाषाओं में, अगर आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो देखिए, जे क्या है आपका, जे क्या है आपके, जे है आपके पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। देखिए जे क्या है आपका, सॉरी, जे क्या है आपका पुंकेसर। और पुंकेसर में जी क्या भरे हुए हैं यहाँ पे? परागकण। क्या भरे हुए हैं? परागकण। पुंकेसर में क्या भरे हुए हैं? परागकण। जब पुंकेसर के परागकण, परिभाषा मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, जब पुंकेसर के परागकण, पुंकेसर के परागकण, जी क्या है? स्त्री केसर। जी क्या है सब? स्त्री केसर। जी क्या है आपका? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। कहां पे गिरते हैं? स्त्री केसर की जो ऊपर वाला भाग क्या है? वर्तिकाग्र। जब पुंकेसर के परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। देखिए परागण,
परागण में सीधी परिभाषा याद रखना है, जब पुंकेसर पुंकेसर के क्या, पुंकेसर के परागकण, पुंकेसर के परागकण कहां गिरे, स्त्री केसर की कहां पे, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण की परिभाषा दो भागों में आपसे पूछी जा सकती है, या वो पूछ सकता है आपसे स्वपरागण, स्वपरागण और एक परागण। देखिए दोनों परिभाषा इंपोर्टेंट है, तो देख लीजिए आप, परिभाषा समझ लीजिए इनकी। तो देखिए स्व माने खुद, और परागण यानी जो हमारे जो पुंकेसर हैं, वो स्त्री केसर की वर्तिका पर, स्व माने अपने आप, स्व माने अपने आप। तो पहले आपको एक परागण की परिभाषा याद रखनी है। परागण की परिभाषा मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए आप लोग, कि जब पुंकेसर के परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, या स्थानांतरण होता है, या पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम परागण कहते। लेकिन जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरते, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए शॉर्ट में जल्दी बना देता हूं, मान लीजिए ये आपका इस तरीके से देखिए ये हमारा एक पुष्प है। अब मान लीजिए ये हमारा पुष्प है, तो इस पुष्प में ये क्या है, पुंकेसर, पुंकेसर के क्या है, ये परागकण। तो ये परागकण ये एक ही फूल है आपका, ये एक ही फूल है। तो इसी पुष्प के जो छोटे छोटे परागकण, छोटे छोटे परागकण कहां गिर गए, स्त्री केसर की वर्तिका पर, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर। तो इसे हमने कह दिया स्वपरागण। अब मान लीजिए ए वाला एक पुष्प है और बी वाला दूसरा पुष्प। तो ए पुष्प के अगर परागकण बी पुष्प की, मतलब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, परागण। और स्थानांतरण है पर परागण में जे कीटों द्वारा भी हो सकता है, जे कीटों द्वारा भी हो सकता है, जल द्वारा भी हो सकता है और वायु द्वारा भी हो सकता है। तो इसका स्थानांतरण इन सब चीजों के साथ हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी आपकी संभावना है। तो मैं जैसा कि आपको बता दूं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वो दिए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट टाइप पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा कि बीजपत्र क्या है। देखिए बीजपत्र है जो पौधे में जो खाद्य संग्रहण करने का काम करता है, उसे हम बीजपत्र कहते हैं। प्रांकुर और मूलांकुर। तो प्रांकुर हमारी नीचे की ओर बढ़ती है और मूलांकुर ऊपर की ओर बढ़ता, प्रांकुर ऊपर की ओर बढ़ता है और मूलांकुर नीचे यानी जमीन की ओर बढ़ता है। ये हमने इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जितना भी आज मैंने पढ़ाया है उतना आप लोग कंप्लीट कीजिए, और कल मैं इसके 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। कल आपकी लाइव क्लास रहेगी इसी समय पे, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा। नमस्कार।